हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखेंगे डेटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल का सेकंड नंबर का लेयर है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर से संबंधित कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस लेक्चर में देने वाला हूँ। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। चलिए बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। ओएसआई मॉडल का सेकंड नंबर का लेयर होता है फिजिकल लेयर, पहला लेयर होता है। देन डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में जो डेटा होता है वो फ्रेम के फॉर्म में होता है। फिजिकल लेयर में जो डेटा बीट के फॉर्म में होता है वो डेटा लिंक लेयर के पास जाता है, जहाँ पे डेटा लिंक लेयर का काम रहता है बीट को फ्रेम में बदलना। और इसके जस्ट अपोजिट जब सेंडर के तरफ से जब डेटा आता है तो वो नेटवर्क लेयर से हमारा जो है वो डेटा लिंक लेयर में आता है, जहाँ पैकेट को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे फ्रेम में डिवाइड करते हैं। तो फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर के बारे में मैं बात करूँगा कि कौन कौन सा मुख्य काम होता है डेटा लिंक लेयर का। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है होप टू होप डिलीवरी, या इसी को कहते हैं हम नोड टू नोड डिलीवरी। नोड कहते हैं, होप कहते हैं, या सिस्टम कहते हैं, या पीसी कहते हैं, या कंप्यूटर कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। एक्चुअल में नेटवर्क तो कहता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे नोड या होप क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैंने दो नेटवर्क लिया हुआ, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। दो अलग अलग नेटवर्क है। जो नेटवर्क होता है उसमें जो कंप्यूटर या जो नोड होता है वो एक दूसरे से किसी टोपोलॉजी की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि नेटवर्क ए में मेश टोपोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, जबकि नेटवर्क बी में मैं जो है बस टोपोलॉजी का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यदि नेटवर्क ए में एक नोड हमारा है A2, वो B1 से बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो कैसे डेटा लिंक लेयर जो है डेटा को वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेगा। तो डेटा लिंक लेयर कहता है मैं डेटा को रिसीवर तक पहुँचाने का गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुँचाऊँगा मैं। तो यहाँ पे A2 से जो डेटा निकलेगा वो राउटर, यहाँ पे R1 जो R है वो राउटर को डिनोट कर रहा है, वो क्या करेगा, यहाँ तक पहुँचाएगा एक नोड से दूसरे नोड। देन यहाँ से कैसे करेगा, तो अब R1 से R2 तक जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। देन R2 से फिर हमारा B1 तक आएगा। ऐसे क्या होता है, नोड टू नोड या होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए जो है डेटा लिंक लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। एक चीज़ और नोट करिए कि यदि किसी सिंगल नेटवर्क में यदि n नंबर ऑफ यदि नोड है तो ये क्या करेगा, ये जितने भी नोड है वो एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसके लिए किसी अन्य लेयर की आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फंक्शन क्या है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा फ्लो कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा है, फ्लो को कंट्रोल। अब देखिए मैंने अभी कहा कि सेंडर और रिसीवर के में डेटा का ट्रांसफ़र होना है। अब बात करते हैं यदि हमारा A2 डेटा भेज रहा है। देखो फ्लो कंट्रोल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में भी होता है, बट वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट सेंडर से रिसीवर के बीच होता है, बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, होस्ट से होस्ट के बीच हो रहा है ऐसे। अब मान लीजिए ए डेटा भेज रहा है और जिस स्पीड से डेटा भेज रहा है जिससे R1 का जो है जो पाथ है वो पूरी तरीके से डेटा से भर जाएगा, तो हमारा जो है R1 की यदि रिसीव करने की कैपेसिटी A2 द्वारा भेजे गए डेटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी से कम रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, डेटा लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डेटा को उतनी ही मात्रा में सेंड करते हैं जिससे कि क्या ना हो, डेटा का लॉस ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लो कंट्रोल होता है वो नोड टू नोड के बीच में होता है, ना कि सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है, याद रखेंगे आप। दूसरा चीज़ फ्लो कंट्रोल, कुछ फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल का मैं आप लोग को नाम बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर सकते हैं। एक आपने पढ़ा हुआ है स्टॉप एंड वेट, ठीक है। एक होता है गो बैक एन, और एक होता है हमारा सेलेक्टिव रिपीट। क्या होता है हमारा सेलेक्टिव रिपीट। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये तीन प्रोटोकॉल होता है, गो बैक एन, स्टॉप एंड वेट और सेलेक्टिव रिपीट। इसकी मदद से हम डेटा को ठीक से ट्रांसफ़र करते हैं जिससे कि हमारा डेटा का लॉस ना हो। देखिए नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, हमारा एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का क्या तात्पर्य होता है, अब देखिए यदि A1 ने डेटा भेजा और यहाँ पे R1 और R2 में यदि आप एरर को चेक नहीं करेंगे,
B1 में जाने के बाद आप यदि एरर को चेक करते हैं तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर से इसको डेटा को सेंड करना पड़ेगा और ये नोड टू नोड जाएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए क्या करते हैं, प्रत्येक नोड के पास हम क्या करते हैं, एरर कंट्रोल मेथड या प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जिससे हमारा क्या हो, डेटा एरर रहित हो। क्योंकि डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा को आपको फॉरवर्ड करना है अपर लेयर में, बट डेटा कैसा होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कौन कौन से एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं या मेथड यूज़ करते हैं वो देख लीजिए। तो मैं नाम बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, चेकसम, पैरिटी बीट, हेमिंग कोड। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, चेकसम, पैरिटी बीट और हेमिंग कोड। ये कुछ एरर कंट्रोल है, एरर कंट्रोल करने का टेक्निक है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या कहता है, देखिए अब होता क्या है कि यदि सेंडर हैं और यहाँ पे एक रिसीवर है और इनके बीच ये देखिए ये मीडिया है। अब यहाँ पे एक सेंडर है एक रिसीवर है, पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको एक सिनारियो पे ले चलता हूँ। अब हम इस डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारे पास नोड कितने हैं, 4 नोड है, B1 से लेके B4 तक। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा मीडिया है, एक सिंगल लाइन है, ये हमारा थिक वायर होता है, जिसका जो है ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी होती है काफ़ी अच्छा होता है, मतलब डेटा को आसानी से और हाई स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकता है। बट इसमें दिक्कत क्या हो सकता है कि सपोज़ एट ए टाइम B1 और B2 दोनों डेटा ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास मीडिया तो एक ही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोलिजन अकर होगा। क्या होगा, कोलिजन अकर होगा, जिससे डेटा हमारा लॉस हो सकता है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस कंट्रोल रखा जाता है कि यदि एक टाइम पे यदि एक नोड डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस टाइम और अदर जितने भी नोड हैं वो वेट करें जब तक B1 डेटा का ट्रांसफ़र कर रहा है, ताकि डेटा का लॉस ना हो और डेटा रिसीवर तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। इसके लिए कुछ टेक्निक यूज़ किया जाता है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। इसमें होता है, एक होता है आपका CSMA-CD, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। इसके अलावा टोकन रिंग, टोकन बस। तो चलिए आपके लिए आज क्वेश्चन है टोकन रिंग, टोकन बस, ये दोनों IEEE का कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करता है, ठीक है। इसके लिए मुझे आप IEEE का कोड बताएंगे, किसके किसके लिए, टोकन बस और टोकन रिंग के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा फंक्शन है फिजिकल एड्रेसिंग। क्या है हमारा, फिजिकल एड्रेसिंग। तो फिजिकल एड्रेसिंग क्या करता है, ये इसको हम लोग मैक एड्रेस भी बोलते हैं। मैं अभी डेटा लिंक लेयर का 2 भाग भी बताने वाला हूँ, LLC और मैक, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब होता है फिक्स एड्रेसिंग से, जिसको मैक एड्रेस भी कहते हैं, फिजिकल एड्रेसिंग कहते हैं इसको, इसी को मैक एड्रेस भी कहते हैं और इसी को फिक्स एड्रेस भी कहते हैं। और इसका साइज होता है 48 बीट का, ठीक है। जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में होता है क्या कि जो भी यदि हार्डवेयर डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि NIC होता है, PC होता है, उनका एक एड्रेस होता है जिसे हम लोग फिजिकल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारे 5 फंक्शन थे। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में तो आपको थ्योरी भी लिखना रहता है। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलते हैं कि डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, ये डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने कहा ना, डेटा को सेंडर से रिसीवर के बीच में भेजना है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि यहाँ पे जो है आपके ने जो फिजिकल लेयर से जो आपने जो बीट प्राप्त हुआ है उसको क्या करो, इनकोड डिकोड करो, उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करो, बीट को आप क्या करो, फ्रेम में डिज़ाइन करो और उसको इंश्योर करो कि उसमें डेटा में किसी प्रकार का एरर ना हो, डुप्लीकेट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है डेटा लिंक लेयर में। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में लॉजिकल लिंक इस्टेब्लिश करने का काम और उस कनेक्शन डेटा ट्रांसफ़र होने के बाद उसको टर्मिनेट करने का भी काम किसका रहता है, डेटा लिंक लेयर का रहता है। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं कि क्या होता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है, देखिए हम दोनों तरफ से बात करते हैं। यदि हम सेंडर की तरफ से ऊपर से नीचे आते हैं, नेटवर्क लेयर में जो पैकेट, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, बड़े पैकेट को छोटे छोटे फ्रेम में डिवाइड करते हैं, वो हमारा फ्रेमिंग कहलाता है। इसी तरीके से जब हम बीट, n नंबर ऑफ बीट को डेटा लिंक लेयर के पास भेजते हैं तो उन बीट को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करता है और n नंबर ऑफ बीट को फिर कलेक्ट करके क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाता है। तो ये इस फ्रेम को हम क्या करते हैं, फिजिकल मीडियम के माध्यम से फिर हम उस क्या करते हैं, इस फ्रेम को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है कि फ्रेम में सोर्स और डेस्टिनेशन के हार्डवेयर एड्रेस कंटेंट होता है। एक्चुअली में देखिए मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें होता क्या है कि डेटा लिंक लेयर में ऐसे 3 भाग में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है या उसको रखा जाता है। ये होता है हमारा डेटा, ये हमारा कहलाता है हेडर,
और ये हमारा कहलाता है ट्रेलर, या इसको हम लोग फुटर भी कहते हैं, ट्रेलर। हेडर में क्या रहेगा, आप जो डेटा भेज रहे हैं, जो फ्रेम बना है उसका फ्रेम से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का, फ्रेम का सीक्वेंस, सेंडर का, रिसीवर का, उसका एड्रेस रहेगा, एन नंबर ऑफ फ्रेम को कैसे ऑर्गेनाइज की, इसका कंप्लीट डिटेल जो रहेगा हमारा हेडर में रहेगा। ये वाला हमारा डेटा वाला एरिया रहता है। और लास्ट जो पॉइंट रहता है, लास्ट सेक्शन हमारा ट्रेलर का है, जिसमें हम FCS यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? FCS, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस। अब देखिए, मैंने तो भेज दिया, अब आपके पास जब डेटा पहुंचेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये वही डेटा है जिसको सेंडर ने भेजा था, या कितने डेटा आपके पास आए हैं। तो आप जो है FCS मतलब फ्रेम चेक सीक्वेंस की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि जो डेटा है वो कंप्लीट डेटा आया है, एरर फ्री आया है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा हो गया, कुछ थ्योरी का पार्ट हो गया। बात करते हैं डेटा लिंक लेयर को हम फ्रेम यूनिट के भी नाम से जाना जाता है, फ्रेम यूनिट भी कहते हैं। डेटा लिंक लेयर का जो है वो हमारा दो भाग में डिवाइड किया गया है। इसमें होता है आपका, एक होता है पहला भाग LLC, और सेकंड वाला होता है हमारा MEC। तो LLC का मतलब होता है लॉजिक लिंक कंट्रोल, और MEC का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो जो LLC होता है उसका काम रहता है अपर लेयर मतलब नेटवर्क लेयर को सपोर्ट करना, साथ साथ नेटवर्क लेयर से लॉजिक लिंक कंट्रोल जो है वो डेटा लिंक लेयर के डिटेल को हाइड करके रखता है, कि डेटा लिंक लेयर में जो है कितने ईथरनेट है या कौन कौन से डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन को वो हाइड करता है। लॉजिकल लिंक प्रोवाइड करता है। आपको ये भी पता होगा कि नेटवर्क लेयर में हम IP एड्रेस यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो जो लॉजिक लिंक कंट्रोल का मुख्य काम रहता है अपर लेयर को सपोर्ट करना, और जितने भी लोकल डिवाइसेस रहते हैं उनके बीच में तालमेल बैठा के रखना। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो सेकंड भाग है उसका कनेक्शन रहता है फिजिकल लेयर से। LLC नेटवर्क लेयर को सपोर्ट करता है, MEC फिजिकल लेयर को सपोर्ट करता है। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे चर्चा किया कि प्रत्येक फिजिकल डिवाइस जो यूज़ होता है उसका अपना एक एड्रेस होता है, जिसको हम लोग MEC एड्रेस या उसको फिक्स एड्रेस कहते हैं, उसी को फिजिकल एड्रेस कहते हैं, जो 48 बिट का होता है। और नोड के बीच में जो हम लोग कम्युनिकेशन के लिए जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उसमें यदि इन नंबर ऑफ सिस्टम यूज़ हो रहा है तो एट ए टाइम कौन सा नोड उस मीडिया को यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र करेगा, और उस टाइम पे कोई और नोड डेटा ना सेंड करे, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास से मज़ा आया होगा। मैं यदि मेरी स्पीड फास्ट हो रही होगी तो आप जो है वीडियो का स्पीड को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।